नमस्कार विद्यार्थियों। कृषि के क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत ने उन्नति की और आज़ादी के बाद में भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ी, जनसंख्या का विस्फोट भारत में हुआ, हमारे सामने खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। और जब हमने पंचवर्षीय योजना की भारत सरकार ने शुरुआत की और उन पंचवर्षीय योजना में जैसे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, कृषि को इस योजना में काफ़ी महत्व दिया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। और इसका कारण था कि भारत को कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसी के फलस्वरूप भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं और इसके क्षेत्र की बात करते हैं, उत्पत्ति क्षेत्र की बात करते हैं, शब्द उत्पत्ति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग यूएसए के विलियम ग्रेड ने किया। और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, क्योंकि मैक्सिको में भी इस तरह के प्रयोग हुए जिसके कारण से कृषि उत्पाद में भारी वृद्धि हुई और इसी कारण नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। हम हरित क्रांति के तात्पर्य की अगर बात करते हैं तो कृषि उत्पाद में उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं उनके कारण थोड़े समय में अधिक उत्पादन जो होता है उसी को हम हरित क्रांति का नाम देते हैं। और इस क्रांति का जो आधार था, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक दवाइयाँ और उन्नत जो कृषि तकनीक थी, उनके कारण से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जिसको हम नाम देते हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं भारत में, और इसका आरंभ 1965-66 में भारत में हो गया था। अब हम कृषि के बारे में अगर बात करते हैं, भारतीय कृषि के बारे में अगर बात करते हैं, तो भारतीय क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में या हम दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो कृषि मुख्य रूप से आर्थिक जीवन का आधार होता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में हम यहाँ भारत की बात करते हैं, भारत में भी कृषि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है, रोजगार का मुख्य स्रोत इसको मानते हैं, क्योंकि लगभग 65% जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। विदेशी मुद्रा का इससे अर्जन होता है, क्योंकि भारतीय जो उद्योग धंधे हैं, कुछ उद्योग धंधों का कृषि उत्पाद मुख्य आधार है। इसके कारण से विदेशी मुद्रा का अर्जन भी कृषि उत्पादों के माध्यम से भारत प्राप्त करता है। और जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे, हरित क्रांति की भारत में शुरुआत होती है, तो इसके बाद में वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनाई गई, जिसके कारण से अधिक उत्पादन किया जाना लगा और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके। अधिक उपज देने वाली जो फसलें थी, उर्वरकों का प्रयोग अधिक होने लगा, जिसके कारण से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अब यहाँ तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है, उत्पाद में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, कृषि उत्पादों में काफ़ी वृद्धि होती है। हम उस समय से आज तक हरित क्रांति की जो विशेषताएं हैं, क्या विशेषता हरित क्रांति में हमें देखने को मिली, इनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कृषि विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन की अगर बात करते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, विभिन्न प्रकार की
स्थलाकृतियाँ यहाँ देखने को मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र भी देखने को मिलती है, पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। फलस्वरूप मिट्टी का जो स्वरूप है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो मिट्टी का स्वरूप अलग मिलने के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो हमें ऐसे क्षेत्रों का हमने चयन किया जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो। तो ऐसे क्षेत्रों का हमने अधिक चयन किया जहाँ पर हम सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सके और अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो। साथ ही हमने खाद्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो सहायक खाद्य पदार्थ हैं, उन पर हमने जोर दिया। बहु फसल कार्यक्रम को हमने अपनाना शुरू किया, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो वहां पर हमने बहु फसल कार्यक्रम को अपनाया, जिसके कारण से हमने काफी उत्पाद प्राप्त होने लगा, अलग अलग फसलों का उत्पाद हमें प्राप्त होने लगा। साथ ही हमने उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग हमने कृषि में आरंभ किया। फलस्वरूप हमें कम समय में अधिक उत्पाद प्राप्त होने लगा। इसके साथ साथ हमने कीटनाशक दवाइयाँ आदि का प्रयोग हमने फसलों में किया, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि फसलों में रोग लगता है, जिसके कारण से हमारे उत्पादन में गिरावट आती है। तो हरित क्रांति के माध्यम से हमने कीटनाशक औषधि का प्रयोग किया, हमने उर्वरकों का उपयोग करना शुरू किया, उसके उपयोग में वृद्धि हुई। साथ साथ हमने यंत्रीकरण और उन्नत किस्म के जो उपकरण हैं उनको कृषि कार्यों में हमने उपयोग को बढ़ावा दिया, जिसके माध्यम से हम कम समय में इन उत्पाद को, जैसे बुआई का कार्य है, फसल उत्पादन का जो कार्य है, वो हम यंत्रीकरण और मशीनीकरण के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रांति के बाद में भारत सरकार कृषकों को वित्तीय सहायता भी देनी शुरू की। भारतीय सरकार ने, या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ताकि गरीब जो किसान हैं वो ऋण के माध्यम से कृषि कार्य आसानी से संपन्न कर सके। दूसरा, सरकारी तंत्र ने महत्वपूर्ण जो कार्य किया, कृषि उपज के लिए मूल्य निर्धारण करने की व्यवस्था सरकार ने की, जिसके कारण से कृषकों को फसलों का उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ और हमारे जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। हमने उन्नत बीजों की अभी बात की, तो भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा आपको बहुत कम देखने को मिलती है। उन क्षेत्रों में हमने शुष्क कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि उत्पाद की शुरुआत की, ताकि ऐसे क्षेत्र में जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, वहां पर भी हम फसल उत्पादन का कार्य कर सके। उसके साथ कृषि उत्पादकों की खरीद और रख रखाव की अगर बात करते हैं, तो चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में हमारे खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई, तो हमारे सामने समस्या आई कि अधिक उत्पादन को कौन खरीदे। तो सरकार के माध्यम से इनको खरीदने की व्यवस्था की गई और इनके रख रखाव की भी व्यवस्था सरकार ने की, ताकि किसान को उचित मूल्य उनकी फसलों को मिल सके और फसल उत्पादन खराब न हो। फिर सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम किया, भूमि सुधार और भू संरक्षण का कार्य। क्योंकि भारत में हमें देखने को मिलता है कि अनेक जो किसान हैं, काफी किसानों की संख्या हम इनमें मान सकते हैं, उनके पास खेतों के आकार छोटे छोटे होते हैं, बिखरे हुए खेत होते हैं। तो उनको उत्पादन की जो मात्रा है
वो अधिक नहीं प्राप्त करते। भू संरक्षण से जो भू संरक्षण की जो समस्या है वो भी हमारे सामने देखने को मिलती है। मिट्टी कटाव की समस्या है, अन्य समस्याएं। तो सरकार ने क्या किया, चकबंदी योजना की शुरुआत की। एक क्षेत्र में उस किसान को उसके पास उपलब्ध भूमि का पूरा क्षेत्र एक साथ दिया गया ताकि किसान एक साथ उस क्षेत्र में फसल का उत्पादन कर सके। भूमि संरक्षण का काम भी किसानों ने किया ताकि मिट्टी की जो उपजाऊपनता है वो खत्म न हो। हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं तो हरित क्रांति में हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण कार्य हमारे किसानों ने किया और वो महत्वपूर्ण कार्य पशुपालन विकास का है। और इसके कारण से पशु उत्पादों की जो मात्रा है उसमें हमें काफी वृद्धि देखने को मिलती है। डेयरी संबंधी जो उत्पाद हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो घी हो या अन्य उनसे संबंधित जो पदार्थ हैं, उनके उत्पाद में भी भारी वृद्धि भारत में देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई उसकी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। अब हम हरित क्रांति से भारत में किस प्रकार के लाभ किसानों को हुए, सरकार को हुआ, इनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां हरित क्रांति के जो लाभ भारत में देखने को मिले वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। हमें जब आजादी प्राप्त की उसके बाद में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारा कृषि उत्पाद बढ़ा। हम 1965 में जब पहुंचे तो हमारे खाद्यान्न उत्पादन की जो मात्रा थी वो 7.5 करोड़ टन थी, लेकिन हम जब 2014-15 की बात करते हैं तो यह खाद्यान्न उत्पादन 25.27 करोड़ टन पहुंच गया। यानी बहुत ज्यादा वृद्धि हमने खाद्यान्न उत्पादन में प्राप्त की और हम आत्मनिर्भर बने। दूसरा, औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति, क्योंकि हमारी 65% जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है और कुछ उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कृषि आधारित कच्चे माल पर आधारित होते हैं, जैसे कपास, चीनी और जूट उद्योग। भारत में काफी क्षेत्र में इन फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति भी यहां संभव होती है। यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, क्योंकि हरित क्रांति में यंत्रीकरण का बहुत ज्यादा योगदान रहा, तो यहां पर किसानों को यंत्रीकरण में काफी प्रोत्साहन मिला, उनका उपयोग बढ़ने लगा। निर्यात में वृद्धि, कृषि उत्पाद में हम आत्मनिर्भर होने के बाद में हमें यहां खाद्यान्न का निर्यात की भी शुरुआत हमने की, तो धीरे धीरे हमारे निर्यात में भी वृद्धि हुई। साथ ही विदेशी विनिमय की बचत हुई, क्योंकि हम जब आजादी से पहले की बात करते हैं तो हम खाद्यान्नों का आयात करते थे और हम आजादी के बाद की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, जिसके कारण से विदेशी जो मुद्रा है उसकी हमने बचत की। कृषि का व्यावसायीकरण भी हमें हरित क्रांति के माध्यम से देखने को मिलता है, क्योंकि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन भी भारत में इस दौरान इसकी शुरुआत हो जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति का जो मुख्य लाभ हमें देखने को मिलता है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि हम 1950-51 की अगर बात करते हैं तो यहाँ 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हम उस समय प्राप्त कर रहे थे, जबकि हम 2016-17 की बात करते हैं तो 2153 केजी प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमने प्राप्त किया। तो इसे मतलब हमने काफी वृद्धि इस क्षेत्र में की, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हमने काफी वृद्धि की।
साथ ही सिंचित क्षेत्र में जो हमने वृद्धि की, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करते हैं, अन्य कृषि उत्पाद की बात करते हैं, तो भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंचाई के माध्यम से हम 3 फसलों का उत्पादन भी प्राप्त करते हैं। तो हरित क्रांति के माध्यम से हमारे भारत में सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। 1950 की अगर बात करते हैं तो 210 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई, जबकि हम 2014-15 की बात करते हैं तो यह क्षेत्र बढ़कर 630 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी सिंचाई क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। हरित क्रांति का कृषि खाद्यान्न के साथ साथ श्वेत क्रांति का आधार भी हरित क्रांति बनती है, क्योंकि हरित क्रांति के माध्यम से हमने चारागाहों का विकास किया। खाद्यान्न फसलों के साथ साथ जो पशु से संबंधित जो उत्पाद है उनके कारण से हमें श्वेत क्रांति का हरित क्रांति आधार बनी, जिसके कारण से हम दुग्ध उत्पादन में हमने काफी वृद्धि की। साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग में भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। 1950 की अगर बात करते हैं तो केवल 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग भारत में होता था, लेकिन जब हम 2015-16 की बात करते हैं 255 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन, प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद का प्रयोग हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमने खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में की, इनमें अधिक उपज देने वाली जो फसलें हैं उनके क्षेत्रों का हमने काफी विकास किया, ताकि हम अधिक से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त कर सकें। ये हमने भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है उनकी विशेषताएं और हरित क्रांति के जो लाभ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके जो हरित क्रांति के जो हानि है, उनकी अगर बात करते हैं, क्योंकि हरित क्रांति में हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली, लेकिन इसके साथ साथ इससे हमें काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। उन अगर हानियों की अगर हम बात करते हैं तो में सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है कि हमें क्षेत्रीय विषमताएं यहाँ देखने को मिलती है। कुछ क्षेत्रों में हमें कृषि का अधिक विकास हो गया, कुछ क्षेत्र आज भी वैसे ही हैं जैसे आज़ादी के बाद 1950 के बाद में थे, और वर्तमान में भी वहाँ पर कृषि से संबंधित जो वृद्धि होनी थी वो नहीं हो पाई। तो जिसके कारण से क्षेत्रीय विषमताएं हमें भारत में वर्तमान में भी देखने को मिलती है, और इसी कारण भारत में आर्थिक और सामाजिक विषमता काफ़ी देखने को मिलती है, काफ़ी ये विषमताएं बढ़ी। साथ ही बेरोजगार में जो वृद्धि हमें देखने को मिली, क्योंकि कृषि यंत्रीकरण और उन्नत जो मशीनों का हमने कृषि कार्यों में उपयोग करना शुरू किया, जिसके कारण से मानवीय श्रम बहुत कम हो गया, तो यहाँ बेरोजगारी में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही एक नुकसान की और बात करते हैं तो क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है तो कुछ फसलों को ज़्यादा महत्व दिया गया, जैसे चावल, गन्ना, कपास और गेहूं, तिलहन, लेकिन अन्य फसलों को यहाँ अन्य फसलों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो इसके कारण से कुछ फसलों तक ही यह हरित क्रांति सीमित रही। इसका एक और नुकसान अगर हम देखते हैं तो महंगे साधनों का प्रयोग, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और क्योंकि भारत के किसान आज भी काफ़ी गरीब स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो किसान उन्नत किस्म के जो उपकरण हैं वो खरीदने में असक्षम है, उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो खरीद नहीं सकते हैं। तो ये नुकसान भी हमारे किसानों को काफ़ी झेलना पड़ता है। यहाँ उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण हमें
काफ़ी समस्याएं, जैसे मिट्टी की उपजाऊपनता की अगर बात करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊपनता भी धीरे धीरे नष्ट होती है। अधिक फसल प्राप्त करने के कारण भी हमारी जो मिट्टी है उसमें काफ़ी क्षरण होता है। लेकिन ये नुकसान की हमने बात की, तो कुछ भी हो, हमारे भारत में हरित क्रांति के बाद में हमने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त की और खाद्यान्नों का हमने निर्यात भी शुरू किया और विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हमने शुरू किया, जिसके कारण से हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। धन्यवाद।